हम आज की क्लास में घाटियां जो हैं वो डिस्कस करेंगे और स्थल रूपों में या लैंडफॉर्म्स में हमने डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। हमने माउंटेन्स, पर्वत डिस्कस कर लिए हैं, पठार हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लेटो, मैदान हम डिस्कस कर चुके हैं और इनमें से सीधे मेंस में से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आज जो है हम घाटियां डिस्कस करेंगे। हालांकि घाटियां या वैलीज जो हैं वो डायरेक्टली आपके मेंस के सिलेबस में नहीं दे रखा है आरएस में, बट फिर भी जहां माउंटेन्स की बात होती है तो माउंटेन्स के साथ साथ अक्सर घाटियों के भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। प्लस रिवर से भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं वैलीज, क्योंकि वैलीज का निर्माण मेनली जो है वो नदियों के द्वारा होता है, तो इसलिए घाटियों वाला चैप्टर भी हम आज डिस्कस करेंगे। अब ये वैली कहते किसको हैं? तो घाटी मुख्यतः होता है एक लोलैंड रीजन, एक निम्न भूमि क्षेत्र जो कि पर्वतों के बीच में हो या लगभग इस तरह से आपको नजर आए, जैसे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स के बीच में इस तरह का जो गहरा भाग है इसे कहा जाता है घाटी। ये भी घाटी होती है पर्वतों के बीच में जो होती है। उसके अलावा घाटी जो है किसी समतल क्षेत्र में भी जब नदी वगैरह बहती है, तो मान लीजिए ये क्षेत्र है समतल, इसमें अगर नदी बहते हुए जाएगी तो नदी यहाँ पर इस समतल क्षेत्र को अपर्दित करेगी, इरोड करेगी। सो ये मान लीजिए ये एक लैंडमास है, इसके ऊपर से नदी अगर बहकर जाएगी यहाँ से, तो ये नदी जिस क्षेत्र में बह रही है, नदी नीचे से तल का अपर्दन करेगी या जो बेड है रिवर का उसे काटेगी, उसको इरोड करेगी, और उसको जब इरोड करेगी तो जहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है वहाँ एक गहरी घाटी बनेगी, नदी घाटी जिसको कहते हैं रिवर वैली। तो रिवर वैली का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर इस तरह से। तो ये नदी घाटी बन चुकी है, यहाँ नदी ने गहराई में अपर्दन कर दिया, इरोजन कर दिया, और ये जो वैली है ये नदी घाटी। तो इस तरह से नदी जो है वो घाटियों का निर्माण करती है। तो पर्वतों के बीच में भी घाटियां पाई जाती है, नदी के द्वारा भी घाटियां जो है वो अपर्दन के द्वारा, इरोजन के थ्रू रिवर भी बनाती है वैलीज। तो ये वैलीज होती हैं। अब देखिए घाटियां जो हैं वो बनती किस किस वजह से? मेनली तो नदी की अपर्दन क्रियाओं से बनती हैं। नदी अपर्दन, रिवर जो इरोजनल एक्टिविटीज करती है उसकी वजह से बनती है। नदी की जब अपर्दन क्षमता अधिक होती है, जब नई नई नदी पर्वत से निकलती है, तब माउंटेन से निकलते समय नदी की स्पीड ज्यादा होती है, तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है फ्लो की, और उस बहाव की तीव्रता अधिक होने के कारण नदी की जब क्षमता अधिक होती है, युवा अवस्था में होती है नदी, तो नदी तल का अपर्दन ज्यादा करती है, मतलब नीचे की तरफ काटेगी ज्यादा। तो नीचे की तरफ गहराई में जब नदी ज्यादा कटाव करती है तो इस तरह की गहरी घाटियां बनती है, लगभग वी आकार की। इसमें से फिर नदी बहते हुए जाएगी आगे की तरफ। तो ये वी आकार की गहरी घाटियां बनती है नदी की शुरुआती अवस्था में, यंग स्टेज में। उसके बाद जब नदी थोड़ा आगे मैदानों में चली जाती है, जहाँ पे स्लोप थोड़ा कम मिलता है, ढाल कम मिलता है, वहां पानी की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, तीव्रता कम हो जाती है। इसीलिए मैच्योर स्टेज में, ये तो यंग स्टेज थी नदी की, जब नदी की क्षमता बहुत अधिक थी अपर्दन की, इरोजन की, युवावस्था में। फिर आती है मैच्योर स्टेज, प्रौढ़ावस्था जिसे कहते हैं। मैच्योर स्टेज में नदी जो है वो गहराई में थोड़ा कटाव करती है, पर किनारों पर, साइड में भी कटाव करना शुरू कर देती है, जिसे कहते हैं लेटरल इरोजन। ये नीचे इरोजन जो हो रहा था वो तो वर्टिकल इरोजन था या डाउनवर्ड इरोजन था, अब साइड में लेटरल इरोजन भी नदी करेगी, जिसको कहते हैं पार्श्विक अपर्दन। पार्श्विक अपर्दन करते समय नदी जो घाटियां होती हैं वो गहराई के साथ साथ थोड़ी चौड़ी भी हो जाती है, इस तरह की हो जाती है नदी घाटियां मैदानी क्षेत्र में। और उसके बाद अंतिम अवस्था में जाते जाते नदी की स्पीड जो है वो बहुत कम हो जाती है ओल्ड स्टेज में, जब वो अवसाद सेडिमेंट्स रिवर के पास बहुत ज्यादा होते हैं। उस समय नदी की स्पीड बहुत धीरे हो जाने के कारण और सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन अवसादों का वजन नदी आगे ग्रहण नहीं कर सकती और आगे उनको ले जा नहीं सकती है। इसीलिए नदी की कटाव क्षमता थोड़ी कम हो जाती है और नदी जो घाटियां होती हैं वो बहुत कम गहरी और काफी चौड़ी हो जाती हैं, इस तरह की हो जाती है, लगभग समतल जैसी ही हो जाती है। ये इसमें से नदी बहते हुए जाएगी। तो ये नदी घाटियां अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग टाइप की वैलीज बनती हैं। तो नदी जो है रिवर, वो मेनली वैलीज का फॉर्मेशन रिवर के थ्रू होता है, रिवर की इरोजनल एक्टिविटीज से होता है। बट क्या केवल घाटियां नदी के अपर्दन के कारण ही बनती है? नहीं, ऐसा नहीं है। नदी के अपर्दन के अलावा, इरोजन के अलावा दूसरे भी कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से वैलीज बनती हैं, और उसमें एक प्रमुख कारण है पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी बल।
पटल विरूपणी बल, इसे कहते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्स, डायस्ट्रोफिक फोर्स। तो पटल विरूपणी बल के कारण, डायस्ट्रोफिक फोर्स के कारण भी रिवर वैलीज बनती हैं। और इस पटल विरूपणी बल में मुख्यतः ओरोजेनिक जो फोर्सेस होती हैं, ओरोजेनिक फोर्सेस, उनसे बनती हैं नदी घाटियां। ओरोजेनिक फोर्सेस का मतलब है पर्वत निर्माणकारी घटनाएं जो घटती हैं, निर्माणकारी बल जो होता है उसके कारण मुख्यतः नदी घाटियां बनती हैं। कैसे बनती हैं? आपको पता है फोल्ड माउंटेन बनते हैं पर्वत निर्माणकारी गतिविधियों के अंतर्गत, फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत बनते हैं और वलित पर्वतों के बीच में इस तरह की घाटियों का, वैलीज का निर्माण होता है। और भ्रंश घाटियां जो बनती हैं, जहाँ पे ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, खंड पर्वत, उनके बीच में जो भ्रंश घाटियां होती हैं वो भी घाटियों का रूप ही है। तो घाटियों का निर्माण अंतर्जात बलों की वजह से, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से भी होता है और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से भी होता है, बहिर्जात बलों के कारण भी होता है। और बहिर्जात बलों में सबसे मुख्य कारण जो है वो है नदी का अपरदन, और अंतर्जात बलों में सबसे मुख्य कारण जो नदी घाटी निर्माण करने का है वो है पर्वत निर्माणकारी बल, जो पटल विरूपणी बल के अंतर्गत ही आता है। और कभी कभी कई बार क्या होता है, कुछ हिस्सा नीचे की तरफ जब धंस जाए, जो कि हमने महादेश जनक बल के कारण जो होता है नीचे की तरफ धंस जाना किसी हिस्से का, तो कोई एरिया अगर पर्टिकुलरली नीचे धंस जाए तो उसकी वजह से भी कभी कभी घाटी बन सकती है। तो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दोनों फोर्सेस की वजह से वैलीज बनती हैं। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल दोनों तरह से, दोनों के कारण घाटियों का निर्माण होता है। अब घाटियों को और घाटियों के विभिन्न प्रकारों को हम समझें उससे पहले नदी की कुछ चीजों को हमें समझना जरूरी है, क्योंकि नदी की बहुत बड़ी भूमिका होती है घाटी निर्माण में। तो नदी की अगर हम मुख्य चीजें देखें तो देखिए, एक टर्म होता है अपवाह या ड्रेनेज। अब ड्रेनेज किसको कहते हैं? तो ड्रेनेज कहा जाता है जब नदी का जल एक निश्चित मार्ग में बहता है, एक फिक्स्ड चैनल से होता हुआ जब नदी का जल बहता है तो इसे कहते हैं नदी का ड्रेनेज। सपोज ये नदी यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ आगे जा रही, तो ये नदी का ड्रेनेज है, अपवाह है। जिस मार्ग से, जिस निश्चित मार्ग से नदी बहकर जा रही है वो नदी का ड्रेनेज है, अपवाह है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम कब बन जाता है, कब इसको अपवाह तंत्र कहा जाता है? इसको अपवाह तंत्र तब कहते हैं जब इस मुख्य नदी से आकर छोटी मोटी अन्य नदियां मिल जाए, जैसे ये नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो नदी तथा उसकी सहायक नदियां मिलकर जो तंत्र बनाती हैं उसे कहा जाता है अपवाह तंत्र। रिवर और रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो जो एक सिस्टम बनाती हैं उसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। तो ये ड्रेनेज सिस्टम है पूरा, रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और अब जो है ड्रेनेज सिस्टम देख लिया आपने। अब ड्रेनेज सिस्टम जो होता है उसमें अलग अलग टाइप की रिवर्स होती हैं, अलग अलग टाइप की ड्रेनेज सिस्टम्स बनाती हैं और अफवाह के प्रतिरूप अलग अलग होते हैं। वो हम देखें उससे पहले नदियां अलग अलग तरह के जो अफवाह तंत्र बनाती हैं उसको कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्या क्या है, उनको हम देख लेते हैं। और उसी से आधारित आपको वैलीज के टाइप समझ में आ जाएंगे, उसी के ऊपर बेस्ड वैलीज के टाइप्स भी हैं। तो नदी का जो अफवाह तंत्र होता है, रिवर्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो कॉन्सिक्वेंट रिवर्स कहलाती हैं, क्रमवर्ती या अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। क्रमवर्ती या अनुवर्ती नदियां वो होती हैं जो ढाल को का अनुसरण करती हैं, जैसे जिस भी क्षेत्र में जैसा भी ढाल है उसको फॉलो करते हुए नदी बह रही। जैसे मान लीजिए ये पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वत का ढाल इस ओर है यहाँ की तरफ, तो यहाँ इस पर्वतीय क्षेत्र में जब नदी बहेगी तो इस ढाल का अनुसरण करेगी और इस ढाल के सहारे ही बहेगी। आगे जब ये नदी मैदान में चली जाएगी, तो मान लीजिए ये मैदान में गई, तो मैदान का जो भी ढाल है उसको भी फॉलो करेगी। तो मैदान का ढाल इस तरफ है तो ये इधर ही जाएगी। तो ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करें उन्हें अनुवर्ती या क्रमवर्ती नदियां कहा जाता है। ऐसी रिवर्स जो नॉर्मल जो स्लोप है किसी भी लैंडफॉर्म का, उस नॉर्मल स्लोप को अगर फॉलो करें तो उन्हें कॉन्सिक्वेंट रिवर्स कहते हैं, बिकॉज दे आर द रिजल्ट ऑफ द स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। तो इसीलिए इनको कॉन्सिक्वेंट रिवर कहा जाता है। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो ढाल का अनुसरण नहीं करती,
वो अपना मार्ग जो चल रहा होता है उनका मार्ग उसी को फॉलो करती हैं, अपने मार्ग निश्चित मार्ग में ही बहती हैं, चाहे उनके मार्ग में कोई ढलान वाली जगह हो चाहे नहीं हो। अगर नहीं भी होती ढलान वाली जगह तो वो काट देती हैं उस एरिया को, इरोड करते हुए अपना रास्ता बना के जाती हैं। ऐसी नदियां जो होती हैं वो ढाल का अनुसरण हमेशा नहीं करती हैं। तो ऐसी नदियां होती है अक्रमवर्ती या अनुवर्ती नदियां, इनकॉन्सिक्वेंट रिवर्स। तो ये नदियां ढाल को फॉलो नहीं करती हैं, ये नदियां ढाल को फॉलो करती हैं, स्लोप को का अनुसरण करती हैं। अब देखिए इन दोनों में भी कुछ और सब टाइप्स हैं, उनको भी देखते हैं। तो क्रमवर्ती नदियां जो होती है उनके कई सारे उप प्रकार हैं और ये उप प्रकार हैं क्रमवर्ती नदियों के। उसमें आती है एक तो कॉन्सिक्वेंट रिवर, अनुगामी नदी या अनुवर्ती नदी जो होती है ये एक मुख्य धारा होती है। फिर उसके बाद उससे आकर मिलने वाली बिल्कुल इसके ऊपर राइट एंगल पोजीशन में आकर इससे मिलने वाली जो इसकी सहायक नदी होती है, ट्रिब्यूटरी जो होती है, उसे कहते हैं सब्सिक्वेंट रिवर या परवर्ती या उप अनुगामी नदी। समकोण पर आकर मिलती है ये उप अनुगामी नदी इस कॉन्सिक्वेंट रिवर से। फिर उसके बाद आती है ऑब्सिक्वेंट रिवर, प्रत्यानुवर्ती नदी जिसे कहते हैं, और एक होती है नवानुवर्ती नदी, रीसीक्वेंट रिवर। अब ये क्या है? ये है बहुत सिंपल, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए किसी ढाल का अनुसरण करने वाली ये एक प्रमुख नदी है, यहाँ पे पर्वत या कुछ इस तरह का ढाल है तो उसके ऊपर ये नदी बह रही है, ये प्रमुख नदी है। ये मुख्य धारा जो ढाल का अनुसरण कर रही है, चलिए ढाल भी बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी लैंडमास है जिसके ऊपर ये बह रही है, वो ये है। तो अभी मैं लैंडमास इसलिए नहीं बना रही हूँ ताकि सिर्फ आप रिवर्स के ऊपर फोकस करें और आपको रिवर्स समझ में आ सके। तो अभी सिर्फ नदी को देखिए। तो ऐसी मुख्य नदी जो ढाल का अनुसरण करती है वो कॉन्सिक्वेंट रिवर है, अनुवर्ती नदी है। और इससे आकर समकोण पर जो मिलती है सहायक नदी, इस रिवर को, इस मेन स्ट्रीम को, मुख्य धारा को जो समकोण पर आकर मिल रही है, इसकी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी, ये मुख्य धारा है, इससे समकोण पर आकर जो मिल रही है इसकी सहायक नदी, इसे कहते हैं उप अनुगामी नदी। ये तो अनुगामी नदी है, अनुवर्ती नदी, और ये उप अनुवर्ती नदी है जो इसकी सहायक नदी है और समकोण पर मिल रही है। और इस उप अनुवर्ती नदी को कहा जाता है सब्सिक्वेंट रिवर या उप अनुगामी नदी। तो ये परवर्ती या सब्सिक्वेंट रिवर है, सब्सिक्वेंट रिवर। तो सब्सिक्वेंट रिवर क्या होती है? जो कॉन्सिक्वेंट रिवर से, अनुवर्ती नदी से समकोण पर आकर मिलती है, उसे, उस सहायक नदी को परवर्ती या सब्सिक्वेंट रिवर कहा जाता है। अब इस सब्सिक्वेंट रिवर से, इस परवर्ती नदी से ऑब्सिक्वेंट रिवर आकर मिलती है। अब ये ऑब्सिक्वेंट रिवर की या फिर प्रत्यानुवर्ती नदी की दिशा क्या होती है? तो ऐसी नदी जो इस सब्सिक्वेंट रिवर से, परवर्ती नदी से आकर मिल रही है पर उसके बहाव की दिशा इस अनुवर्ती नदी की दिशा के विपरीत है। मान लीजिए यहाँ से ये नदी आ रही है और यहाँ मिल रही है इसको, तो ये परवर्ती नदी से या उप अनुगामी नदी से, सब्सिक्वेंट रिवर से मिलने वाली एक ट्रिब्यूटरी, एक सहायक नदी जो अनुवर्ती नदी की बिल्कुल विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है कॉन्सिक्वेंट रिवर के, ऐसी रिवर जो होती है उसको ऑब्सिक्वेंट रिवर कहा जाता है या प्रत्यानुवर्ती नदी कहा जाता है, प्रत्यानुवर्ती। और यदि इस परवर्ती नदी से कोई ऐसी सहायक नदी मिले, इस सब्सिक्वेंट रिवर से अगर ऐसी कोई ट्रिब्यूटरी मिले जो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो जिस डायरेक्शन में कॉन्सिक्वेंट रिवर फ्लो कर रही है, अनुगामी नदी या अनुवर्ती नदी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मान लीजिए ये इसकी सहायक नदी, ये ट्रिब्यूटरी, तो ऐसी सब्सिक्वेंट रिवर की ऐसी सहायक नदी जो बिल्कुल उसी दिशा में बह रही है कॉन्सिक्वेंट रिवर की दिशा में, उसे कहते हैं रीसीक्वेंट रिवर या नवानुवर्ती नदी। तो ये रीसीक्वेंट रिवर है, नवानुवर्ती। तो देखिए आपने अलग अलग ये नदियां देखी। कॉन्सिक्वेंट रिवर ढाल का अनुसरण करने वाली मुख्य धारा होती है,
इस ढाल का अनुसरण करने वाली मुख्य धारा से समकोण पर राइट एंगल पोजीशन पर मिलने वाली जो रिवर होती है वो सबसिक्वेंट रिवर या परवर्ती नदी या उप अनुगामी नदी कहलाती है। और उप अनुगामी नदी से मिलने वाली एक सहायक नदी ट्रिब्यूटरी जो विपरीत दिशा में बहती हो अनुवर्ती नदी के, जो कॉन्सिक्वेंट रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हो, उसे ऑब्सिक्वेंट या प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं। और रीसीक्वेंट रिवर वो होती है, नवानुवर्ती नदी वो होती है जो परवर्ती नदी की या सबसिक्वेंट रिवर की ट्रिब्यूटरी भी होती है, पर उसकी फ्लो की डायरेक्शन जो है वो अनुवर्ती नदी की दिशा में होती है। कॉन्सिक्वेंट रिवर की डायरेक्शन में ही वो फ्लो करती है ट्रिब्यूटरी, और ऐसी ट्रिब्यूटरी जो सबसिक्वेंट रिवर की होती है उसे कहते हैं रीसीक्वेंट रिवर, रीसीक्वेंट। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब देखिए, अब हम इनका एक डायग्राम देखते हैं। तो देखिए ये सारी रिवर्स इसमें बनी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताई। तो ये जो मुख्य धारा आपको दिख रही है ये वाली, ये मुख्य धारा है कॉन्सिक्वेंट रिवर, या फिर इसको क्या कहते हैं, अनुगामी नदी या अनुवर्ती नदी। इस अनुवर्ती नदी से लगभग समकोण पर मिलने वाली नदी जो है वो सबसिक्वेंट है या परवर्ती नदी है। और इस परवर्ती नदी से सबसिक्वेंट रिवर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में, जो अनुवर्ती नदी की विपरीत दिशा में आते हुए मिलती है, ऐसी नदी को ऑब्सिक्वेंट रिवर कहा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यानुवर्ती, प्रत्यानुवर्ती। और इसके विपरीत कोई ऐसी सहायक नदी जो सबसिक्वेंट रिवर से या फिर परवर्ती नदी से आकर मिले पर उसकी दिशा बिल्कुल अनुवर्ती नदी की दिशा में ही हो, अनुवर्ती नदी की डायरेक्शन में, ऐसी रिवर को रीसीक्वेंट रिवर कहते हैं या फिर इसको नवानुवर्ती नदी कहते हैं। तो ये नदियां आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी ही यहाँ पे भी दी हुई है, ये रीसीक्वेंट है, ये ऑब्सिक्वेंट है। तो ये रिवर्स आपको समझ में आ गई होगी। और ये ड्रेनेज सिस्टम के बेसिस पे रिवर्स के टाइप्स में ये जो क्रमवर्ती नदियां हैं उसमें और जो अन्य नदियां जो ऐड की जाती है वो इसमें सम्मिलित है। तो ये आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं अक्रमवर्ती नदियों की या इनकॉन्सिक्वेंट रिवर्स की। अब देखिए, इनकॉन्सिक्वेंट रिवर्स जो होती है, अनानुवर्ती नदी, ये नदियां ढाल का अनुसरण नहीं करती। ये जिद्दी नदियां मान सकते हैं आप कि ये जिस भी डायरेक्शन में इन्होंने फ्लो करना शुरू कर दिया, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो फिर ये पीछे नहीं हटती। जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में, जिस मार्ग में ये बह रही हैं, उस मार्ग को वो छोड़ेंगी नहीं। चाहे उस मार्ग में ऊपर एक पर्वत खड़ा हो जाए, फोल्डिंग की वजह से हिमालय जैसा पर्वत उठना शुरू हो जाए, तो भी वो अपना रास्ता नहीं छोड़ती। क्या करती है, फिर वो पर्वत उठ जाता है तो बीच में आ जाता है तो उस पर्वत को काट देती है, इरोड कर देती है, उसमें घाटी बनाते हुए, उसमें गॉर्ज बनाते हुए, उसमें कैनियन बनाते हुए अपना रास्ता बना ही लेती है। तो अपना मार्ग छोड़ती नहीं है। और ऐसी नदियां जो है वो ढाल वाल की परवाह नहीं करती हैं। उन नदियों को कहते हैं अक्रमवर्ती, अनुवर्ती, इनकॉन्सिक्वेंट रिवर्स। और दो तरह की इनकॉन्सिक्वेंट रिवर्स होती हैं, और ये है, एक तो एंटीसीडेंट रिवर, एक है सुपर इम्पोज्ड रिवर, पूर्ववर्ती नदी और अध्यारोपित नदी। इन दोनों को समझते हैं। उससे पहले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, इसको कॉर्डेंट भी कहा जाता है, और इनकॉन्सिक्वेंट रिवर्स को डिस्कॉर्डेंट रिवर्स भी कहा जाता है। तो कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट भी कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट, इनकॉन्सिक्वेंट भी कहा जाता है। अब एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होती हैं? पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां जो जिस भी स्थल भाग में बह रही होती हैं, उस स्थलीय भाग में या उस स्थल आकृति से पहले बनी हुई नदियां होती हैं। और ये नदियां जब इनके मार्ग में, जैसे मान लीजिए ये नदी इस किसी, ये लैंडफॉर्म बना लेते हैं, और बाद में ये सेकंड कंडीशन में लैंडफॉर्म ऐसा दिखेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर एक नदी बह रही थी ये, और पहले इस स्थल भाग में जहाँ पर ये नदी बह रही है, यहाँ कोई पर्वत वगैरह नहीं थे, कुछ नहीं था, नॉर्मल कंडीशंस थी। और ये इसका नीचे वाला गहरा भाग, तो यहाँ कोई पर्वत वगैरह नहीं था। और कुछ समय बाद क्या हुआ, यहाँ पर्वत निर्माणकारी घटनाएं घटने लगी, और यहाँ पे एक माउंटेन बना, वलित पर्वत बना, फोल्डिंग शुरू हो गई। तो यहाँ फोल्डिंग शुरू हो गई इस तरह से, और ये जो फोल्डिंग शुरू हुई इसकी वजह से ये ऊपर उठ चुका है ये वाला भाग। पर नदी जो है वो नदी इन पर्वतों के या इस भाग के ऊपर उठने से प्रभावित नहीं होती है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता है पर्वत, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी फोल्डिंग होती है, नदी उसको काटती जाती है, अपने मार्ग का रास्ता जो है अपना वो चैनल बनाती रहती है, अपना मार्ग बनाती रहती है। तो ये पर्वत भले ऊपर उठे, पर नदी जो अपना पुराना मार्ग है
उसको कंटिन्यू रखती है और काट देती है इस पर्वतीय क्षेत्र को, और अपना एक गहरी घाटी के माध्यम से आगे बहकर जाती है, गॉर्ज या कैनन बना देती है। तो ऐसी नदियां जो हैं बीच में इनके मार्ग में उत्थान जब शुरू होता है, ये पहले से बनी हुई होती है, पहले से इनका एक मार्ग होता है निश्चित, उस निश्चित मार्ग में यदि कोई नया उत्थान हो जाए, सडनली राइजिंग हो किसी लैंडमास की, तो उस राइजिंग की वजह से ये अफेक्टेड नहीं होती, प्रभावित नहीं होती, और काट कर उस उठे हुए भूभाग को अपना एक घाटी बनाते हुए और अनुसरण करती हैं आगे भी मार्ग का। तो अब देखिए, ये मेरा डायग्राम तो ज्यादा प्रॉपर बना नहीं था। अब इसमें देखिए, ये एक नदी थी, ये एक नदी पहले से इसी दिशा में बह रही थी, इस डायरेक्शन में, और सडनली इसकी डायरेक्शन में, इसके अफवाह के क्षेत्र में बीच में ही एक पर्वत उठ खड़ा हुआ। तो जैसे जैसे ये पर्वत उठ खड़ा हुआ, ऊपर उठने लगा, वैसे वैसे इसने पर्वत को काटना शुरू कर दिया, और काटते हुए अपना मार्ग बनाते हुए वो आगे चलेगी। तो नदी जो है पर्वत को काटकर गहरी घाटी बनाते हुए अपना मार्ग का अनुसरण आगे करती है। तो ऐसी नदियां कहलाती है पूर्ववर्ती नदियां। इस पर्वत के निर्माण से पहले ये बन चुकी थी, पूर्ववर्ती नदियां हैं, और अपने मार्ग का अनुसरण करती रहती है निरंतर, और रास्ते में बीच में कोई अपलिफ्टमेंट अगर हुआ हो या उत्थान हुआ हो किसी भूभाग का, तो भी उस उत्थित भूभाग को काटते हुए अपना रास्ता बनाती है, उस अपलिफ्टेड लैंडमास को इरोड करते हुए, डाइसेक्ट करते हुए अपना मार्ग जो है वो बनाती है। ऐसी नदियां होती है पूर्ववर्ती नदियां हमें हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे सतलज नदी जो है वो अपना मार्ग नहीं छोड़ती है। सिंधु, सतलज, इस तरह की जो नदियां हैं, इनके बीच में जब हिमालय जैसी पर्वत श्रेणी आकर खड़ी हो गई, तो इन्होंने खुद ने दर्रा बनाते हुए, अपनी एक घाटी बनाते हुए अपना रास्ता छोड़ा नहीं, और हिमालय पर्वत को पार करते हुए भारत की ओर आ गई। अगर ये रास्ता अपना नहीं छोड़ती, फॉलो नहीं करती, तो शायद ये भारत की तरफ मुड़कर नहीं आती, और पर्वतों के बीच में उठ खड़े होने से वो रास्ता बदल देती। पर ये ऐसी नदियां नहीं थी, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं जो हमेशा से अपना मार्ग का अनुसरण करती आई हैं, चाहे बीच में हिमालय पर्वत उठ खड़ा हो, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सुपर इम्पोज नदियां जो हैं उनको अब हम समझेंगे। देखिए, सुपर इम्पोज्ड रिवर्स वो होती हैं जो किसी भूभाग के बनने के बाद बनी होती हैं, परंतु ये जिस मार्ग पे चलना शुरू करती हैं, वहां पहले ये ऊपर का जो भूभाग है, अपर लेयर जो है रॉक्स की, उसको इरोड करती हैं, और जिस तरह का इरोजन ये अपर लेयर में करती हैं, उसी इरोजन को वो कंटिन्यू नीचे वाले भाग में भी रखती हैं। जैसे यहाँ पर ये एक लैंडमास मान लेते हैं, ये एक भूभाग है, इस लैंडमास पे ऊपर सॉफ्ट रॉक्स हैं, नीचे हार्ड रॉक्स हैं, ये कठोर चट्टाने सपोज। और अब जो है नदी, ये लैंडमास पहले बन चुका था जिसमें कठोर चट्टाने और कोमल चट्टाने और वो सब बन चुकी थी। उसके बाद एक नदी का उद्गम हुआ, नदी बहना शुरू करने लग गई इसके ऊपर। ये ओल्ड लैंडमास है जिसके ऊपर नदी बह रही है। अब इसके ऊपर जब नदी बहेगी, नदी अभी अभी नई बनी है, इसीलिए नदी की अपर्दन क्षमता, इरोजन कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए नदी गहराई में कटाव करती है, डीप वैलीज का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ क्या करती है नदी, ये डीप वैली बनाते हुए नीचे की तरफ इरोजन करते हुए इस अपर सॉफ्ट रॉक को इरोड कर देती है, काट देती है। और जो इरोजन ये अपर सॉफ्ट रॉक का करती है, उसके बाद ये रुकती नहीं है, ये आगे उसी इरोजन को कंटिन्यू रखती है नीचे की लोअर रॉक में भी, क्योंकि इस समय इस नदी की इरोजन कैपेसिटी थोड़ी होती है, क्योंकि अभी बनी है, इस स्थल खंड से तो नई है, इस लैंडमास से तो नई है नदी, तो इसीलिए नदी की इरोजन कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है। और इस ओल्ड लैंडमास को ये काटते हुए, नीचे गहराई में काटते हुए अपना जो मार्ग है या अपनी जो घाटी है उसको अध्यारोपित करती है नीचे की चट्टानों के ऊपर। तो ऐसी रिवर जो अपनी घाटी को ऊपरी चट्टानों से लेकर नीचे वाली चट्टानों पर या नीचे वाली परत पर भी अध्यारोपित कर दे, वो अध्यारोपित अफवाह तंत्र या अफवाह की नदियां होती हैं। सुपर इम्पोज्ड जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें अपर लेयर में जो रिवर अपना वैली बना रही है और उस वैली को ही सुपर इम्पोज कर देती है वो लोअर रॉक्स के ऊपर भी। तो इसने, जैसे मान लीजिए ये वाली नदी है, इसने पहले ऊपर वाली सॉफ्ट रॉक्स को कट किया, उसके बाद भी ये रुकेगी नहीं, ये और लोअर रीजन में अपरदन करेगी, इरोजन करेगी, और नीचे की तरफ वर्टिकल इरोजन करते हुए इस हार्ड रॉक को भी काट देगी। और इसमें फिर नदी ने क्या किया है, अपर लेयर में जो उसकी वैली थी उसको सुपर इम्पोज कर दिया लोअर लेयर वाली
रॉक्स के ऊपर भी। तो इसमें रॉक्स की संरचना कैसी है, कठोर है चट्टाने या कोमल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवर अपनी इरोजन कैपेसिटी को, क्षमता को बनाए रखती है और जो भी चट्टान उसके मार्ग में आती है उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ गहराई में काटती जाती है। तो ये अध्यारोपित नदी है, सुपर इम्पोज रिवर, जो कि अपने अपर लैंडफॉर्म में या अपर पार्ट में जो वैली है उसको सुपर इम्पोज करती है, लोअर स्ट्रेटा ऑफ रॉक्स में, लोअर लेयर्स ऑफ रॉक्स जो है उसमें सुपर इम्पोज कर देती है। तो क्या डिफरेंस हुआ इसमें पूर्ववर्ती नदी में और अध्यारोपित नदी में? तो ये डिफरेंस है कि ये जो पूर्ववर्ती नदी थी, एंटीसीडेंट रिवर, इसके मार्ग में अपलिफ्टमेंट हुआ था, उत्थान हुआ था किसी भूभाग को, उसको काटते हुए ये पूर्ववर्ती नदी बहती है। जबकि सुपर इम्पोज रिवर में कोई उत्थान नहीं हुआ है, कोई लैंडमास की अपलिफ्टमेंट नहीं हुई है। सिर्फ सिंपल सा क्या हुआ है कि रिवर जो कटिंग कर रही थी अपर लेयर में, वही कटिंग उसने लोअर लेयर में भी कंटिन्यू रखी और गहराई में अपर्दन करते हुए अपनी घाटी को और गहरा करती गई और ऊपरी परत के साथ साथ निचली परत को भी काट दिया। ऐसी नदियां होती हैं अध्यारोपित। तो अध्यारोपित नदियां हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया, वहाँ हमें कई सारी नदियां अध्यारोपित देखने को मिलती हैं। जैसे कि चंबल नदी अध्यारोपित नदी है, क्योंकि जिस प्लेटो के ऊपर वो बह रही है, पठार के ऊपर, पहले वो उसकी अपर लेयर को कट करती है, उसके बाद नीचे वाली जो लोअर लेयर है उसको भी इरोड करती जा रही है। तो चंबल जैसी नदियां अध्यारोपित नदियां हैं। इवन स्वर्ण रेखा नदी जो है वो भी सुपर इम्पोज रिवर है, क्योंकि वो नीचे की तरफ गहराई में काटती जाती है चट्टानों को, स्थल रूपों को। इसके अलावा दामोदर नदी जो है वो भी, दामोदर नदी भी इसी प्रकार की अध्यारोपित नदी है जो नीचे की तरफ कटाव करती है। तो अध्यारोपित और पूर्ववर्ती नदियों में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो देखिए, हिमालय अपवाह तंत्र में आपको बहुत सी नदियां दिखेंगी जो पूर्ववर्ती हैं, एंटीसीडेंट हैं, और हिमालय अपवाह तंत्र की कुछ नदियां जो हैं वो कॉन्सिक्वेंट भी हैं। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में नदियां जो हैं, कुछ नदियां सुपर इम्पोज्ड है, अध्यारोपित, और कुछ नदियां क्रमवर्ती या अनुवर्ती भी हैं। तो अनुवर्ती नदियां तो हमें दोनों ड्रेनेज सिस्टम में देखने को मिलती है, हिमालय की नदियों में भी मिलती है और प्रायद्वीप की नदियों में भी मिलती है। पर ये जो है ये हमें एंटीसीडेंट केवल कहाँ पे देखने को मिलती है? हिमालय की नदियों में। और सुपर इम्पोज अध्यारोपित भी हमें कहाँ मिलती है? मेनली प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया वाले पार्ट में। तो ये नदियों के डिफरेंट पार्ट्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स। अब सुपर इम्पोज का डायग्राम देखिए। ये देखिए सुपर इम्पोज का डायग्राम। इसमें आप इस लैंडमास को ध्यान से देखिए, ये सेम लैंडमास है। पहले इस भूभाग के ऊपर ये वाली परत जो है, ये परत भी थी, ये अपर लेयर, और नदी जब इसके ऊपर बहती है इस ऊपरी परत के ऊपर, तो धीरे धीरे इसका अपर्दन होता है। अन्य कारकों से भी अपर्दन होता है, विंड्स वगैरह की वजह से और भी रीजन से। तो नदी ने ऊपर वाली लेयर में कटिंग करके, उसका अपर्दन करके और गहराई की तरफ अपर्दन शुरू कर दिया। ऊपर वाली लेयर कुछ समय बाद हट गई, वहां से पुरानी थी तो घिस घिस के हट गई होगी ऊपर वाली लेयर। ऊपर वाली लेयर हटने के बाद ये जो नीचे वाली अंदर वाली रॉक्स आई, इन अंदर वाली रॉक्स के आने पर भी नदी ने कटाव बंद नहीं किया। भले ही ये कठोर चट्टानें आ गई हो रास्ते में, तो भी उसने गहराई में अपना अपर्दन करना जो है वो कंटिन्यू रखा, और इन कठोर चट्टानों को काटते हुए भी उसने अपना रास्ता, मार्ग जो है वो बनाए रखा। तो ऐसी नदियां जो होती हैं जो अपने मार्ग को फॉलो करती हैं और गहराई में कटाव जो है उसको निरंतर बनाए रखती हैं नीचे की तरफ, चाहे कैसी भी रॉक्स हो, हार्ड रॉक्स आए, सॉफ्ट रॉक्स आए, उनको सबको कट करते हुए गहरी घाटियां बनाते हुए जाती हैं। तो ये नदियां अध्यारोपित होती हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं नदी जो चालू होती है कहाँ से निकलती है, क्या होता है। तो देखिए, नदियां अक्सर पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, माउंटेन रीजन से। तो पर्वतीय क्षेत्र से जब नदियां निकलती हैं तो ऊंचाई से बहना शुरू करती है, और जब ऊंचाई से बहना शुरू करती हैं तो उस समय ऊंचे पर्वतों से नीचे गिरते समय उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तीव्रता बहुत ज्यादा होती है नदियों की। इसलिए नदियां जो हैं अपने ऊपरी भाग में युवा अवस्था में होती है, युवा अवस्था यंग स्टेज में होती है, क्योंकि इनकी स्पीड, तीव्रता वगैरह ज्यादा होती है। इस युवा अवस्था में नदियों की अपर्दन क्षमता, इरोजन कैपेसिटी ज्यादा होती है, कटाव क्षमता ज्यादा होती है, वो काट सकती है किसी भी लैंड मास को, डीप वैलीज बनाती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे नदी मैदान में प्रवेश करती है उसका ढाल धीरे धीरे मंद होने लगता है। यहाँ ढाल बहुत तीव्र था, स्टीप स्लोप, यहाँ आते आते ढाल थोड़ा मंद हो गया, और ऐसा जो मिडिल पोर्शन होता है, प्लेन्स वाला, मैदानी क्षेत्र वाला, वहां नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाती है, प्रौढ़ावस्था या मैच्योर स्टेज में। और लास्ट स्टेज जो है
जहां पर नदी अपने मुहाने में से होते हुए सागर में मिलने वाली होती है, डेल्टा बनाने वाली होती है, वहां नदी की चौड़ाई काफी ज्यादा हो जाती है और यहाँ ढाल बहुत कम हो चुका है, स्लोप बहुत ही कम हो चुका है, इसलिए नदी की स्पीड भी बहुत कम हो गई है। और ये जो अंतिम अवस्था है इसमें नदी वृद्धावस्था में होती है, ओल्ड स्टेज में। तो ये नदी की स्टेजेस हैं, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज और वृद्धावस्था। शुरू में स्लोप ढाल बहुत तीव्र होता है, फिर धीरे धीरे ढाल जो है वो कम होता जाता है। अब ये जो है इस ढाल से ही पता चलता है एक चीज, नदी का, रिवर का प्रोफाइल। रिवर प्रोफाइल क्या होता है वो देखिए। हर एक नदी का एक आधार तल होता है। जैसे मान लीजिए इस पर्वत से कोई नदी निकली और इस पर्वत से निकलकर और फिर मैदानों में जाएगी, मैदानों से होते हुए फिर आगे डेल्टा बनाते हुए और फिर अंत में ये सागरीय क्षेत्र आ गया, इसमें आके मिलेगी, ये सी रीजन में पानी में आकर, ये वाटर लेवल। तो जहां आपको ये वाटर लेवल दिख रहा है, जल स्तर, वो नदी का बेस लेवल होता है, आधार तल होता है। और अब इस आधार तल को मैं यहाँ सागर की ये जो सी लेवल है वहां से एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको। ये नदी का आधार तल है, ये जो है ये लाइन, जहां नदी जिस क्षेत्र में, जिस हाइट के ऊपर नदी सागर में आकर जाकर मिल जाती है, वो रिवर का बेस लेवल होता है। जहां तक सागर की गहराई होती है, वहां सागर की गहराई नहीं, ऊपर वाला जो जल स्तर जो है वहां तक जल स्तर, जहां नदी सागर में समुद्र में मिल रही है, समुद्र का जल स्तर, जहां नदी मुहाना बना रही है वहां का जल स्तर की बात करें, मुहाना मतलब माउथ ऑफ रिवर, तो इसे कहते हैं बेस लेवल, बेस लेवल या आधार तल। हर एक नदी जब किसी पर्वत से शुरू होती है तो शुरुआत में नदी की हाइट या ऊंचाई, काफी ऊंचाई से शुरू होने की वजह से नदी जो है वो आधार तल से बहुत ज्यादा दूर होती है और धीरे धीरे नदी अपनी विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए, डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करते हुए, अंत में नदी जब सागर में मिलती है तो नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी होती है, बेस लेवल तक पहुंच चुकी होती है। क्या है इसका बेस लेवल? ये हाइट, इस हाइट तक वो पहुंच चुकी होती है। तो नदी जो है उसके रिवर प्रोफाइल किसको कहते हैं? रिवर प्रोफाइल का मतलब है हाई माउंटेन से फ्लो करते हुए नदी जो है अपना रास्ता में चलते हुए आधार तल को जब प्राप्त करती है तो इसे रिवर प्रोफाइल कहा जाता है। रिवर प्रोफाइल में जो नदी आधार तल से काफी ज्यादा ऊंची होती है वहां नदी का ढाल बहुत तीव्र होता है। आधार तल से बहुत ऊंची है, ढाल तीव्र है। फिर जैसे जैसे आधार तल के पास पहुंचने लगती है ढाल थोड़ा मंद होने लगता है, जेंटल होने लगता है, स्लोप यहाँ स्टीप था। फिर सबसे ज्यादा लो लैंड में पहुंचते ही बहुत ही ज्यादा जेंटल हो जाता है स्लोप और नदी की स्पीड जो है, गति भी बहुत कम हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी कारण से सडनली ऐसा कुछ हो कि ये यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हो, विवर्तनिक गतिविधियां हो, टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो, या फिर अंदर से कुछ अंतर्जात बल लगे, एंडोजेनेटिक फोर्सेस लगे, उसकी वजह से ये सी लेवल वाला जो पार्ट है ये नीचे की तरफ धंस जाए, ये हिस्सा, ये सागर नीचे की तरफ धंस जाए तो इसका वाटर लेवल जो है वो और नीचे चला जाएगा। तो क्या होगा? जैसे ही इसका वाटर लेवल और नीचे चला गया, सडनली एकदम से जो है पानी का जल स्तर नीचे चला जाता है किसी कारण से, ये नीचे चला गया इतना, और अब जो है ये वाटर लेवल यहां पहुंच चुका है। तो अब नदी का आधार तल बदल गया है। पहले आधार तल ये था नदी का बेस लेवल, अब नया आधार तल ये है, ये न्यू बेस लेवल है, न्यू बेस लेवल आधार तल। अब अचानक से समुद्र तल या समुद्र की जो जल स्तर की जो ऊंचाई है वो एकदम से नीचा हो जाने के कारण नदी का आधार तल जो है वो और नीचा हो गया है, लो हो गया है। बेस लेवल जब और नीचा हो जाता है तो अचानक से नदी की
नदी अपनी पुनर्युवनित अवस्था में चली जाती है, रिजुविनेट हो जाती है रिवर, क्योंकि सडनली बेस लेवल नीचे हो गया है। इसलिए अब बेस लेवल तक पहुंचने के लिए रिवर जो है उसको स्टीप स्लोप को फॉलो करना पड़ेगा, तीव्र ढाल का अनुसरण करना पड़ेगा। ऐसी नदियां जो है वापस से युवा अवस्था में पहुंच जाती है, पुनर्युवनित हो जाती है, क्योंकि वो वापस से तीव्र ढाल वाली अवस्था में पहुंच जाती है और वापस से उनकी इरोजन कैपेसिटी, अपरदन क्षमता जो है वो वापस बढ़ जाती है। तो यहाँ तक ये जो नदी थी, पहले यहाँ तक थी खाली, अब जो है एकदम से सडनली सी लेवल नीचे हो गया है, तो अब नदी का ढाल जो है वो वापस तीव्र हो गया है और उसकी अपरदन क्षमता वापस से बढ़ गई है। ऐसी नदियां जो कि आधार तल के नीचे चले जाने की वजह से वापस से पुनर्युवा अवस्था में पहुंच जाती है या पुनर्युवनित हो जाती है, उन्हें पुनर्युवनित नदियां कहते हैं, रिजुविनेटेड रिवर्स कहा जाता है। तो ये वापस से बेस लेवल नीचे होने की वजह से स्पीड वगैरह बढ़ गई, इसलिए पुनर्युवनित नदी बन जाती है यहाँ पर रिजुविनेटेड रिवर। तो रिजुविनेशन कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। रिजुविनेशन ऐसे हुआ है, उसके अलावा रिजुविनेशन और कैसे हो सकता है। सडनली मान लीजिए यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है मैदान का, ये थोड़ा ऊपर उठ जाए, तो सडनली ये ऊपर उठ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, नदी जो है वो वापस से तीव्र ढाल वाली अवस्था में पहुंच जाएगी और वहां यहाँ पे भी नदी जो है इसके उत्थान की वजह से भी कई बार नदी पुनर्युवनित अवस्था में पहुंच जाती है, वापस से स्टीप स्लोप जो है उसको फॉलो करने लग जाती है। तो जब भी किसी भी कारण से नदी के मार्ग में नदी का ढाल तीव्र हो जाता है, किसी भूभाग के उत्थान से या जल स्तर के नीचे चले जाने से, दोनों ही परिस्थितियों में आधार तल में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। आधार तल के परिवर्तन की वजह से नदी पुनर्युवनित अवस्था में पहुंच जाती है। हमेशा नदी युवा अवस्था में तभी होती है जब वो तीव्र ढाल वाली स्थिति में होती है और इस स्थिति को कहा जाता है, इस पूरी चीज को कहते हैं रिवर प्रोफाइल। देखिए रिवर प्रोफाइल में ये है बेस लेवल, आधार तल, ये सोर्स है मतलब पर्वत जहां से नदी निकल रही है। नदी शुरू में बहुत तीव्र ढाल वाले क्षेत्र से होते हुए आती है, मैदान में आते आते ढाल मंद हो जाता है और अंत में वो अपने बेस लेवल को प्राप्त कर देती है, अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है, जहां वो अपने मुहाने में नदी का मुहाना होता है, जहां वो सागर से मिलती है वहां पर। तो अब देखिए ये बेस लेवल के 2-3 आपको एग्जांपल है। नॉर्मल बेस लेवल सी लेवल के जितना होता है, समुद्र स्तर जो होता है उसके जितना होता है। किसी कारण से अगर बेस लेवल नीचे चला जाए, मान लीजिए समुद्र स्तर जो है ड्रॉप हो गया, सी लेवल, समुद्र का जो जल स्तर है वो नीचे चला गया, तो बेस लेवल भी नीचे चला जाएगा। बेस लेवल सडनली नीचे जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, नदी जो है डाउनवर्ड कटिंग वापस शुरू कर देगी, मतलब उसकी अपरदन क्षमता वापस बढ़ जाएगी, पुनर्युवनित अवस्था में पहुंच जाएगी, रिजुविनेट हो जाएगी और डीपर डाउन जो कटिंग होती है वो स्टार्ट कर देगी, डीप एरियाज में कटिंग जो है वो वापस से स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर रिवर जो है वो वापस रिजुविनेट हो गई। इस अवस्था में आपको दिख रहा है कि यहाँ ये जो लैंड मास है ये ऊपर उठ गया है। अच्छा, सी लेवल जो है वो राइज हो गया, मान लीजिए बेस लेवल जो है वो राइज हो गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में रिवर का प्रोफाइल फिर से चेंज हो जाएगा। रिवर प्रोफाइल में क्या देखने को मिल रहा है, बेस लेवल राइज अप हो गया है। तो बेस लेवल राइज अप होने की वजह से अब स्लोप जो है वो जेंटल हो जाता नदी का। बेस लेवल अगर ऊपर उठेगा तो स्लोप जेंटल हो जाएगा, बेस लेवल अगर नीचे चला जाएगा तो जो ढाल है वो तीव्र हो जाएंगे नदी के। तीव्र ढाल जब भी होंगे नदी के तो उस स्थिति में नदी वापस युवा अवस्था में पहुंच जाएगी। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी से रिलेटेड नदी के आधार तल से संबंधित कुछ नदी घाटियां होती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो भी हमने चीजें देखी हैं वो कहीं ना कहीं नदी की घाटियों को या नॉर्मल जो वैलीज हैं उनको समझने में आपको हेल्प करेंगी। आप चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी हमने कर लिया है। अब बहुत सिंपल चीजें बची है जो हमें डिस्कस करनी है। घाटियां जो वापस से चैप्टर की स्टार्टिंग पे आ जाते हैं, हम क्या कर रहे थे, घाटियां कर रहे थे। वैलीज मोस्टली रिवर्स से बनती है, बट कई बार इंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से भी बनती है, अंतर्जात बलों के कारण भी बनती है। और घाटियों को विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। जैसे सबसे पहला प्रकार है विवर्तनिक घाटियां, टेक्टोनिक वैलीज, जो पर्वत निर्माणकारी बलों से बनती है या ओरोजेनिक फोर्सेस से बनती है, जिसमें है अभिनति घाटियां, सिंक्लाइन वैलीज और भ्रंश घाटियां। इनको डिस्कस करेंगे अभी।
बहिर्जात बलों से बनने वाली घाटियां, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो होती हैं, क्या होते हैं बहिर्जात बल? अनाच्छादन जो होता है, डिन्यूडेशन जिसमें अपर्दन, अपक्षय, ये सारी चीजें होती हैं। तो अपर्दन, 3 चीजों के अपर्दन की वजह से घाटियां बनती है। एक तो नदी की वजह से, हिमनद की वजह से, और अंधी घाटियां क्या होती है वो भी देखेंगे। अब देखिए अनुवांशिक घाटियां, जेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये अनुवांशिक घाटियां, अभी जो हमने नदी के प्रकार देखे, अनुवर्ती और अननुवर्ती, उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है, जिसमें है कॉन्सिक्वेंट रिवर वैली, मतलब अनुवर्ती घाटी, परवर्ती घाटी, ऑब्सिक्वेंट रिवर वैली, प्रत्यानुवर्ती घाटी, रीसीक्वेंट वैली, नवानुवर्ती घाटी, और इनसीक्वेंट वैली, अक्रमवर्ती नदियां या नदी घाटी। तो ये घाटियां भी अभी देखेंगे। अवस्था के आधार पर, स्टेजेस ऑफ वैली, यंग वैलीज, मैच्योर वैलीज एंड ओल्ड वैलीज। स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स के बेसिस पर, संरचनात्मक आधार पर, इसमें जो हमने 2 देखी थी अननुवर्ती नदियों में, इनकॉन्सिक्वेंट रिवर्स में, उन दोनों से रिलेटेड वैलीज इसमें है। इसमें है एंटीसीडेंट वैलीज, पूर्ववर्ती घाटी, और सुपर इम्पोज्ड वैली या अध्यारोपित घाटी। आधार तल, अभी जो आधार तल किया, आधार तल के आधार पर कुछ नदियां जो हैं वो निमग्न घाटियां होती हैं कुछ नदी की, क्योंकि अचानक से बेस लेवल जो है वो ऊपर उठ जाता है, नदी नीचे की तरफ होती है तो वो पानी से सबमर्ज हो जाता है, जो डेल्टा रीजन होता है, तटवर्ती क्षेत्र, वो जलमग्न हो जाता है। रिजुविनेटेड रिवर्स या रिवर वैलीज या पुनर्युवनित घाटियां जो हैं वो बेस लेवल की वजह से, बेस लेवल किसी कारण से नीचे चला जाए उसकी वजह से होता है। तो अब ये सारे जो टाइप्स हैं वैलीज के, इनको एक एक करके हम देखेंगे, और ये अब आपके लिए बहुत सिंपल हो चुके हैं क्योंकि आपने मेन चीजें पढ़ ली हैं। सबसे पहले विवर्तनिक घाटियां या टेक्टोनिक वैलीज। इसमें पहली जो वैली है सिंक्लाइन वैलीज, अभिनति घाटियां। आपको याद होगा हमने फोल्ड माउंटेन्स किए थे। वलित पर्वतों के बीच में जो घाटियां बनती है उन्हें सिंक्लाइन वैलीज कहा जाता है। वलित पर्वतों में आप पढ़ चुके हैं, एक होती है अपनति और एक होती है अभिनति। ये जो नीचे वाला भाग है ये अभिनति है। अभिनति वाले क्षेत्र में 2 फोल्ड माउंटेन्स के बीच में, वलित पर्वतों के बीच में जो घाटी बनती है उसी घाटी को कहते हैं, ये जो वैली है यहाँ पर, इसको कहते हैं सिंक्लाइन वैली या फिर अभिनति घाटी। तो सिंपल सा है। इस तरह की घाटियां कैसे बनती हैं? वलित पर्वतों के निर्माण के दौरान वलित पर्वतों के बीच में कुछ निम्न भूमि क्षेत्र रह जाता है, उससे ये घाटियां बनती है। फोल्ड्स के बीच में ये घाटियां बनती है, वलन जो होता है उनके बीच बीच में। ऐसी घाटियां हमें बहुत सारी देखने को मिलती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में है, हिमालयन माउंटेन रीजन में। कश्मीर घाटी भी इसी तरह की एक घाटी मान सकते हैं हम। तो ये है फोल्ड माउंटेन्स के बीच में बनने वाली घाटियां। फिर है रिफ्ट वैलीज या भ्रंश घाटियां। ये कैसे बनती हैं? तो आपको याद होगा हमने देखा था ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, जैसे ये एक लैंडमास है, इस भूभाग में भ्रंश का निर्माण यदि हो, 2 समानांतर भ्रंश यदि बन रही हो, जैसे यहाँ पे एक भ्रंश बन रही है, यहाँ पे एक भ्रंश बन रही है, और इस रिफ्ट की वजह से, यहाँ जो रिफ्ट बन रही है इसकी वजह से हो सकता है ये बीच का हिस्सा नीचे धंस जाए या ये साइड के हिस्से ऊपर उठ जाए। चाहे कुछ भी हो, साइड के हिस्से ऊपर उठे या बीच का हिस्सा नीचे धंसे, उसका एंड रिजल्ट कुछ लगभग हमें इस तरह का देखने को मिलेगा, जिसमें ये बीच वाला हिस्सा नीचे की तरफ होगा और ये खंड पर्वत बन चुके होंगे। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। तो खंड पर्वतों के बीच में जो घाटी बनती है उसे कहते हैं भ्रंश घाटी, क्योंकि ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में अक्सर भ्रंश का निर्माण होता है, रिफ्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कहीं पर भी जो फॉल्ट बनती है, उन पैरेलल फॉल्ट्स के बीच वाला जो एरिया है, ये वाला, इन समानांतर भ्रंश के बीच वाला ये जो क्षेत्र है, इसके नीचे धंस जाने से या इसके किनारे पर जो 2 भूभाग है उनके ऊपर उठने से खंड पर्वत तो बनते ही हैं, और उन खंड पर्वतों के बीच में भ्रंश घाटियां बनती है। और ऐसी भ्रंश घाटियां जो है रिफ्ट वैलीज इंडिया में कई जगह देखने को मिलती है, जैसे कि नर्मदा भ्रंश घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली, तापी रिफ्ट वैली, तापी भ्रंश घाटी भी इसी तरह की भ्रंश घाटी का उदाहरण है। विंध्याचल और सतपुरा
जो है वो खंड पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन्स, और विंध्याचल और सतपुरा जैसे खंड पर्वतों के बीच में इस तरह की ब्रंच घाटी हमें देखने को मिलती है, जिसे नर्मदा रिफ्ट वैली और तापी रिफ्ट वैली जैसे एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो ये होती है रिफ्ट वैलीज। तो आपने देखा ये जो टेक्टोनिक वैलीज हैं, विवर्तनिक जो घाटियां हैं, ये अक्सर बनती हैं पर्वत निर्माणकारी बलों के द्वारा, ओरोजेनिक फोर्सेस के थ्रू, जिसमें फोल्डिंग और फॉल्टिंग दोनों के कारण इस तरह की घाटियां बनती है। ये घाटी बनती है फोल्डिंग की वजह से, फोल्डिंग वलन की वजह से, और ये घाटी जो बनती है ये फॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से बनती, फॉल्ट या भ्रंश निर्माण के दौरान। तो ये दो तरह की घाटियां हमने देख ली। अब हम बात करते हैं घाटी के अगले प्रकार की, बहिर्जात बल से बनने वाली घाटियां, एंडोजेनेटिक वैलीज, जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस से बनती है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस में मेनली इरोजनल एक्टिविटीज की यहाँ बात हो रही है। तो इरोजनल एक्टिविटीज में नदी घाटियां, आपने देखा कि नदी जो है वो विभिन्न प्रकार की घाटियां बनाती है। अक्सर नदी जब अपनी युवावस्था में होती है, यंग स्टेज में, तब उसकी इरोजन कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो तीव्र ढाल से नीचे उतरती है, इसलिए पानी की स्पीड ज्यादा होती है। जब भी नदी की स्पीड ज्यादा होगी, तीव्रता ज्यादा होगी और वो यंग स्टेज में होगी, तो वो डीप पार्ट्स में इरोजन करेगी, गहराई में अपरदन ज्यादा करेगी। तो नदी अपनी युवा अवस्था में गहराई में अपरदन करके वी आकार की घाटियां बनाती है, जिसमें गहराई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। तो यंग स्टेज में नदी ऐसी घाटियां बनाती है। फिर थोड़ी सी स्टेज जैसी मैच्योर होती है रिवर की, तो ये वैली जो है, इस तरह की घाटियां, वो आगे चलकर थोड़ी सी चौड़ी भी हो जाएंगी, गहरी तो होंगी, थोड़ी सी चौड़ी भी हो जाएंगी। तो ये इस तरह से आगे चलकर नदी प्रौढ़ावस्था में इस तरह की घाटियां बनाती है, और अंतिम अवस्था में जब वो वृद्धावस्था में होती हैं, तो घाटियां जो हैं वो लगभग समतल हो चुकी होती हैं, काफी गहराई भी कम हो चुकी होती है, और पार्श्विक अपरदन, लेटरल इरोजन ज्यादा होता है। तो नदी अपनी विभिन्न अवस्थाओं के दौरान भिन्न भिन्न प्रकार की घाटियां बनाती है, कहीं वी आकार की घाटियां, कहीं थोड़ी कम गहरी घाटियां, कहीं थोड़ी चौड़ी घाटियां, और वो डिफरेंट स्टेजेस पे डिपेंड करता है। बट सामान्यतः नदी घाटियों का जो सामान्य आकार माना जाता है वो होता है वी आकार। तो नदियां अक्सर सामान्यतः वी आकार की घाटियां बनाती है, क्योंकि नदियां गहराई में कटाव ज्यादा करती हैं, डीपर पार्ट्स में इरोजन ज्यादा करती हैं। तो ये हो गई रिवर वैलीज। रिवर वैलीज के साथ ये वी आकार की घाटियां जो शब्द है, टर्म, ये जुड़ा हुआ है नदी घाटियों के साथ। ऐसी नदी घाटियां बहुत सारी हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए ग्लेशियल वैलीज, हिमनद घाटियां। हिमनद बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े फ्रोजन पीसेस, ये ग्लेशियर है मान लीजिए, ये हिमनद है, और ये हिमनद जब आगे गति करेगा तो जहां से ये ग्लेशियर मूव करेगा वहां उतना ही बड़ा लैंडमास को काटते हुए जाएगा, उतने ही बड़े भूभाग को काटते हुए जाएगा। तो हिमनद जब निकल चुका होता है, उसके बाद बचती है, पीछे रह जाती है हिमनद की घाटी। तो अक्सर जो हिमनद घाटियां होती हैं वो काफी बड़ी होती हैं, गहरी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। तो ग्लेशियल वैलीज जो हैं वो अक्सर यू शेप की देखने को मिलती है, यू आकार की घाटियां। तो हिमनद के अपरदन के कारण यू आकार की घाटियां बनती हैं, और इन घाटियों में जैसे मान लीजिए ये वैली यहां तक आगे तक एक्सटेंडेड है, ये घाटी, ये इस तरह की घाटी, ये एक बड़ा ग्लेशियर यहां से गया था, उसने ये घाटी बनाई। अब यहाँ जो आसपास का जो क्षेत्र है, इस यू आकार की घाटी के ढाल बहुत तीव्र है, स्टीप स्लोप्स है, ये तीव्र ढाल है, और ये दोनों तरफ है, यहाँ पे भी इस तरफ भी ये तीव्र ढाल है। तो ऐसी यू आकार की घाटियां जो हैं उनका तल बिल्कुल समतल होता है लगभग, और ये काफी विशाल होती हैं, बड़ी होती हैं, हिमनद के कारण बनती है। ऐसी बड़ी घाटियों में अगर आसपास के क्षेत्र से छोटे हिमनद आकर इसमें गिरते हैं, छोटे ग्लेशियर्स अगर इसमें आकर गिरते हैं, तो एक अलग तरह की घाटी बनती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक छोटा हिमनद, छोटा ग्लेशियर आ रहा है, ये छोटा ग्लेशियर धीरे धीरे आगे मूव करेगा और आगे आकर और फिर इस घाटी में गिर जाएगा, फिर ये भी आगे पिघलकर आगे चला जाएगा। तो जब ये छोटा हिमनद यहाँ से गुजरा तो इस छोटे हिमनद ने यहाँ एक घाटी बना दी इस बड़े हिमनद की घाटी के पास। तो ऐसी ये जो छोटी घाटी बनी है जो खुल रही है इस बड़ी घाटी में, ऐसी छोटी घाटियां इस बड़ी घाटी के ऊपर लटकती हुई नजर आती हैं, क्योंकि वो सीधा खुल रही होती हैं। इस तरह की बड़ी हिमनद घाटी में, बिग ग्लेशियर वैली में, ये जो छोटे ग्लेशियर्स की जो वैलीज हैं
ये सीधा आकर ऐसे ओपन अप होती हैं, तो ऐसा लगता है इसके ऊपर ये लटकी हुई हैं घाटियां। ऐसी वैलीज को कहते हैं हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली, लटकती घाटियां। तो लटकती घाटियां यू आकार की घाटियों के पास बनी हुई अन्य छोटी छोटी घाटियां जो उसमें खुल रही हों उनको कहा जाता है। तो हिमनद घाटियां दो तरह की होती हैं, एक तो लटकती घाटियां जो छोटे ग्लेशियर्स बनाते हैं, और ये यू आकार की घाटियां। अब ये ब्लाइंड वैलीज क्या हैं? अंधी घाटियां। ये अंधी घाटियां अक्सर बनती है चूना पत्थर की जो स्थल रूप होते हैं उनमें, लाइमस्टोन रॉक्स के जो लैंड मासेस होते हैं उनके ऊपर बनती है इस तरह की घाटियां। और मान लीजिए लाइमस्टोन का एक लैंडमास है, और इस लाइमस्टोन लैंडमार्क में स्थल भाग में यहाँ नदी अगर ऊपर बह रही होगी तो नदी क्या करती है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अपरदन क्रियाएं करती है, क्योंकि चूना पत्थर को इरोड करना बहुत इजी होता है, इसलिए लाइमस्टोन वाले रीजन को इरोड करती है। कई बार ऐसी चूना पत्थर की चट्टानों में कुछ सिंक होल्स देखने को मिलते हैं, अचानक से एक गड्ढा आ जाता है, जो कि गड्ढा क्या गर्त होती है वो, जिसमें नीचे की तरफ एक छेद होता है, और जहाँ ये नदी इस छेद में गिरेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बना हुआ है ये सिंक होल टाइप का, ये सिंक होल, और ये जो है ये नीचे तक खुला हुआ है, नीचे की तरफ मान लीजिए यहाँ पे निकल रहा है इसका सिंक होल, और फिर आगे चल के ये ऐसे निकल रहा है। ये सिंक होल जो है इस तरह से एक बेसिन जैसा बना हुआ, मतलब एक गड्ढा है, एक छोटा सा छेद हुआ हुआ ऊपर के स्थल रूप में, क्योंकि लाइमस्टोन था तो गल गया और मेल्ट क्या मतलब वो जो है डिसॉल्व हो गया। लाइमस्टोन के डिसॉल्व होने की वजह से जो एक खड्डा बना वहां पे, उस खड्डे में जाकर नदी जो है वो समागम वहां जाकर मिल जाती है, वहां जाकर गिर जाती है। तो इस सिंक होल में जाकर नदी जो है वो सडनली सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर एकदम से दिखना बंद हो गई, क्योंकि वो सीधा जाकर उस गड्ढे में जाकर एक बार समाहित हो जाती है। तो ऐसे नदी जब एकदम से सडनली गायब हो जाती है और सिंक होल में जाकर निकल जाती है, फिर आगे जाकर वापस निकल जाएगी कहीं पे, तो ऐसे स्थल रूप में जहाँ चूने पत्थर की चट्टानें होती हैं और वहां एकदम से आने वाले एक गर्त में नदी समाहित हो जाती है, ऐसी घाटियों को कहते हैं ब्लाइंड वैलीज, अंधी घाटियां। क्योंकि अंधी घाटियां इसलिए है क्योंकि इस गड्ढे के आगे हमें नदी दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं अंधी घाटी, क्योंकि आगे नदी घाटी जो है वो विजिबल ही नहीं होती इस सिंक होल के आगे, क्योंकि वो कहाँ चली जाती है नदी घाटी का वो पार्ट, वो चला जाता है सतह से नीचे की तरफ, ये नीचे चला गया, तो ये सतह के ऊपर तो हमको दिख नहीं रहा है। तो ऐसी घाटियां जो होती हैं उन्हें कहा जाता है अंधी घाटियां। तो अंधी घाटियां लाइमस्टोन लैंडफॉर्म से जुड़ी हुई है, चूना पत्थर स्थल आकृतियां जो है उनसे जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर एक ब्लाइंड वैली की पिक्चर, ये चूना पत्थर से बनी हुई कुछ चट्टानें हैं, यहाँ ये नदी आ रही थी और अचानक गायब हो गई, सतह पर दिखना ही बंद हो गई। तो गया कहाँ इसका पानी नीचे चला गया और नीचे जाकर फिर कहीं से नदी निकली। तो ये जो नदी घाटी है जो अंदर की तरफ है, जो सरफेस पे हमें नहीं नजर आ रही है, इसे कहते हैं अंधी घाटी। तो ये ब्लाइंड वैली हो गई। तो एग्जाम में ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्लाइंड वैली क्या है, अंधी घाटी क्या है, और इस तरह की चीजें। अब हम बात करते हैं अनुवांशिक आधार पर जो वर्गीकरण है घाटियों का, जेनेटिक बेसिस पर। अब ये जेनेटिक क्लासिफिकेशन, जेनेटिक बोला गया है बट जेनेटिक में उस टर्म पे नहीं जाना है आपको। बेसिकली सिंपल सा ये है कि स्लोप को फॉलो करने वाली जो रिवर्स है उसके बेसिस पर वैलीज को देखा गया है। इसमें से ये सारी नदियां जो हैं, ये वाली, ये नदियां तो ढाल का अनुसरण करती हैं, इसलिए ये सभी अनुवर्ती नदियों में आती हैं, और ये आ जाती हैं अनानुवर्ती या अक्रमवर्ती नदियों में। अनुवर्ती नदियों में हमने पहले ही देखा है, एक मुख्य नदी होती है जो ढाल का प्रवाह जो होता है ढाल को फॉलो करती है, अनुसरण करती है ढाल का। ऐसी अनुवर्ती नदी जो घाटी बनाती है उसको कहते हैं अनुवर्ती घाटी। इससे मिलने वाली सहायक नदी जिसे हम परवर्ती कहते हैं या उप अनुगामी कहते हैं या सब्सिक्वेंट रिवर कहते हैं, तो सब्सिक्वेंट रिवर जो वैली बनाती है, घाटी बनाती है, उसको सब्सिक्वेंट वैली कहते हैं। फिर इससे एक नदी आकर मिलती है इससे ट्रिब्यूटरी, वो ऑब्सिक्वेंट रिवर होती है, प्रत्यानुवर्ती। प्रत्यानुवर्ती जो घाटी बना रही है उसको प्रत्यानुवर्ती घाटी कह देंगे। फिर इससे आकर मिलती है एक नवानुवर्ती नदी या रीसीक्वेंट रिवर। रीसीक्वेंट रिवर जो वैली बना रही है उसको रीसीक्वेंट वैली या नवानुवर्ती घाटी कह देंगे। अब ऐसी नदियां जो किसी ढाल का अनुसरण करती ही नहीं है, जैसे पूर्ववर्ती नदियां हुई, एंटीसीडेंट रिवर हुई या कोई भी और रिवर्स हुई, तो
तो इन सब नदियों के अलावा अन्य नदियां जो ढाल का अनुसरण नहीं करती पर वो कहीं पर बहती तो हैं, और जहां वो बहती हैं वहां वो कटाव करती हैं स्थल भाग का, और लैंडमास का कटाव करने से वहां घाटियां बनती हैं। तो उन नदियों के द्वारा ढाल का अनुसरण नहीं किया जाता पर वो जो घाटी बनाती हैं उन्हें अक्रमवर्ती घाटी कहते हैं, क्योंकि वो ढाल का अनुसरण बिना किए हुए ही घाटी बना रही होती है। तो जो पूर्ववर्ती नदियां हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स और सुपर इम्पोज रिवर्स, वो मेनली किस तरह की घाटी बनाएगी? अक्रमवर्ती घाटी या इनकॉन्सिक्वेंट रिवर वैली। तो ये होती है रिवर वैलीज जेनेटिक बेसिस पे। तो ये डायग्राम हम पहले देख चुके हैं। ये कॉन्सिक्वेंट रिवर वैली, ये सबसिक्वेंट रिवर वैली, रीसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, सो रिवर्स के बेसिस पे है ये। अब हम बात करते हैं अवस्था के आधार पर। इसको भी हम कई बार देख चुके हैं। युवा अवस्था, ये किसकी अवस्था की बात कर रहे हैं? नदी की एज की या स्टेज की बात कर रहे हैं, नदी की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। नदी जब युवा अवस्था में होती है तो गहराई में कटाव करती है, गहराई में कटाव, या हम कह सकते हैं वर्टिकल इरोजन, डीपर पार्ट्स में इरोजन, नीचे से कटाव करती है, जिसकी वजह से जो घाटियां बनती हैं वो गहरी बनती हैं, डीप वैलीज। और मैच्योर स्टेज में जब घाटियां होती हैं, अच्छा डीप वैलीज जो बनती है वो वी आकार की बनती है। तो युवा अवस्था में नदी काफी गहरी घाटियां बनाती है वी आकार की। बाद में मैच्योर स्टेज में, प्रौढ़ अवस्था में, गहराई के साथ साथ नदी जो है वो पार्श्विक अपर्दन भी करने शुरू कर देती है। जैसे डीपर पार्ट्स में गहराई में तो अपर्दन कर ही रही थी, अब किनारों को भी अपर्दित करने लगती है। और ये जो साइड में इरोजन होता है, साइड से नदी काटना शुरू करती है, उसको कहते हैं लेटरल इरोजन। लेटरल इरोजन, या इसको हिंदी में कहा जाता है पार्श्विक अपर्दन। तो इस प्रौढ़ावस्था में नदी पार्श्विक अपर्दन करना शुरू कर देती है। गहराई में ये अपर्दन तो पहले कर ही रही थी, गहराई में अपर्दन, अपर्दन, या इसको हम कहेंगे डीपर पार्ट्स में जो इरोजन हो रहा है, वर्टिकल के साथ साथ लेटरल इरोजन भी स्टार्ट हो जाता है। तो मैच्योर स्टेज में जब दोनों तरह की इरोजन होते हैं तब वैली जो होती है रिवर की वो ब्रॉड भी हो जाती है और थोड़ी डीप तो होती है और ब्रॉड भी हो जाती है। तो गहरी और थोड़ी चौड़ी घाटियां बनती हैं, गहरी और चौड़ी घाटियां इस तरह से। और वृद्धावस्था में जब नदी पहुंचती है तो इसकी अपर्दन क्षमता, इरोजन कैपेसिटी काफी कम हो जाती है और बहुत ही थोड़ा इरोजन कर पाती है। गहराई में तो कटाव बिल्कुल भी नहीं कर पाती, केवल किनारों पे थोड़ा थोड़ा हल्का कटाव करती है, जिसकी वजह से घाटी जो है वो लगभग समतल हो चुकी होती है, उसकी गहराई काफी कम हो जाती है, चौड़ाई ज्यादा होती है। तो ये अलग अलग नदी की अवस्थाओं में बनने वाली घाटियां हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम ऑलरेडी रिवर की स्टेजेस कर चुके हैं। अब है संरचनात्मक आधार पर, स्ट्रक्चरल ट्रेंड के बेसिस पर रिवर वैलीज। स्ट्रक्चरल ट्रेंड के बेसिस पर देखें तो कुछ नदी घाटियां होती हैं पूर्ववर्ती घाटियां। पूर्ववर्ती घाटियां ऐसी नदी बनाती है जो पहले किसी लैंडफॉर्म के बनने से पहले ही बहना शुरू कर चुकी थी, फिर सडनली उसके मार्ग में उत्थान हुआ, अपलिफ्टमेंट हुआ किसी लैंडमास का। जैसे हिमालय पर्वत बना, सतलज नदी के रास्ते में आ गया हिमालय पर्वत ऊपर उठ के, और हिमालय पर्वत जब ऊपर उठ के सतलज नदी के रास्ते में आने लगा तो उसने उसको काटना शुरू किया, और हिमालय पर्वत को काट के सतलज नदी ने जो अपना मार्ग बनाया, उस सतलज नदी के मार्ग को, उस घाटी को क्या कहा जाएगा? पूर्ववर्ती घाटी या एंटीसीडेंट वैली कहा जाएगा। तो एंटीसीडेंट रिवर्स जो वैली बनाती है वो एंटीसीडेंट वैलीज होती हैं। एंटीसीडेंट वैलीज अक्सर बनती हैं जब रिवर अपने मार्ग में आने वाले उत्थित भूभाग का अपर्दन करते हुए जाए, जब किसी अपलिफ्टेड लैंडमास का रिवर इरोजन करते हुए जाए जो उसके रास्ते में आ गया था। सुपर इम्पोज्ड वैलीज, अध्यारोपित घाटी। अध्यारोपित घाटी तब बनती है जब नदी ने अपनी ऊपरी परत के जो अपर्दन क्रियाएं होती है वो निचली परत में भी कंटिन्यू रखी हो। जैसे ये नदी है,
यहाँ पर एक नदी है जिसने पहले अपर्दन केवल यहाँ किया, ऊपर वाली रॉक का किया, और बाद में इसी इरोजन को उसने कंटिन्यू किया नीचे वाली रॉक्स में भी। तो ऐसी नदी जो अपर्दन क्रियाएं ऊपर वाली परत से अध्यारोपित कर देती हैं नीचे वाली परत पे भी, और सेम घाटी को कंटिन्यू डीप कर देती हैं, गहरा कर देती हैं, तो ऐसी नदियों से बनने वाली घाटी अध्यारोपित होती है। जो ऊपर वाली परत में घाटी है वो नीचे भी अध्यारोपित हो जाती है, नीचे भी सुपर इम्पोज हो जाती है। तो ऐसी रॉक्स, ऐसी रिवर्स से बनने वाली वैलीज अध्यारोपित कहलाती है। तो ये अगर रिवर्स समझ में आ गई है तो वैलीज भी इनको समझना कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। अब कुछ घाटियां होती है ड्राउंड वैलीज, निमग्न घाटियां, कुछ घाटियां होती है पुनर्युम्नित घाटियां। अब ये कैसे होता है, तो देखिए मान लीजिए इस पर्वत से नदी निकली और फिर उसके बाद नदी मैदान में बहना शुरू किया, फिर उसके बाद नदी ने अपने बेस लेवल को प्राप्त कर लिया, आधार तल को प्राप्त कर लिया, और दूसरी एक और नदी बना लेते हैं। ये इसने बेस लेवल को प्राप्त कर लिया। अब देखिए ये आप बेस लेवल या आधार तल क्या होता है ये ऑलरेडी जानते हैं। ये सी लेवल है जहां पे नदी को पहुंचना है, ये इसका नदी का आधार तल है, ये पॉइंट, और इस नदी का आधार तल ये है। तो अब ये नदी जब यहाँ से बह रही है, यहाँ तक आ रही है, यहाँ आकर गिर रही है, ये नदी दूसरी है, ये यहाँ पर आकर गिर रही है, दोनों का आधार तल बना लेते हैं। इस नदी का आधार तल ये है, बेस लेवल। कई बार क्या होता है, नदी का जो आधार तल है, बेस लेवल, ये किसी कारणवश ऊपर उठ जाता है। हो सकता है यहाँ पर इस समुद्र में समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाए, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाए समुद्र का, उसकी वजह से पानी का जो वाटर लेवल जो है, सी लेवल, वो बढ़ सकता है। तो कई बार पहला पुराना आधार तल जो है वो ये था, अब सडनली क्या होगा कि ये आधार तल जो है वो ऊपर बढ़ जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। किस कारण से? क्योंकि समुद्र तल बढ़ गया है या सी लेवल बढ़ गया है आसपास जो समुद्र था उसका। तो अब ये बेस लेवल जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। अब बेस लेवल इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, तो देखिए जो सी लेवल पहले यहाँ तक था केवल, अब वो बढ़कर यहाँ तक हो चुका, ऊपर तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया। तो अब जो है रिवर का बेस लेवल इंक्रीज हो चुका, इसीलिए बेस लेवल के इंक्रीज होने से नदी का काफी सारा जो घाटी वाला क्षेत्र है वो जलमग्न हो चुका है, वाटर में, पानी में डूब चुका है। तो जब कभी भी नदी का आधार तल समुद्र स्थल के या समुद्र तल के ऊंचा उठ जाने से या जल स्तर के ऊंचा उठ जाने से आधार तल जब ऊंचा उठ जाता है, ये बेस लेवल जो है वो ऊपर उठ गया है। इस आधार तल के ऊपर उठ जाने से नदी घाटी का काफी बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, बहुत बड़ा एरिया रिवर वैली का सबमर्ज हो जाता है वाटर में। और ऐसी सबमर्ज रिवर वैलीज को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ड्राउन्ड वैलीज, निमग्न घाटियां जो कि डूब चुकी हैं जल, पानी के, समुद्र के जल में। तो ये ड्राउन्ड वैली है, ये वाला पार्ट। इसी तरह से कहीं पर अगर बेस लेवल नदी का ये है, मान लीजिए ये आधार तल है, यहाँ पे ये सी लेवल इतना है, तो ये बेस लेवल है। बेस लेवल जो है ये आधार तल अगर किसी कारणवश नीचा हो जाए तो नदी किस अवस्था में पहुंच जाती है? पुनर्युग्नित अवस्था में। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया था। ये सी लेवल अगर नीचे की तरफ चला जाए, पानी कम हो जाए समुद्र में, या कोई भी और कारण हो, समुद्र का जो तल है वो धंस जाए नीचे, किसी भी कारण से अगर यहाँ पर ये सी लेवल नीचे हो जाए तो उससे बेस लेवल भी नीचे हो जाएगा, पानी का जल स्तर केवल इतना ही रह गया। अब नदी जो है, अब उसको तीव्र ढाल फॉलो करना पड़ रहा है और नदी को गहराई में अपर्दन भी ज्यादा करना पड़ रहा है बेस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो जब भी कभी नदी का आधार तल जो है वो नीचे हो जाता है, बेस लेवल नीचे हो जाता है, बेस लेवल नीचे हो गया, बेस लेवल नीचे होने से नदी का ढाल जो है वो वापस से थोड़ा तीव्र हो जाता है, स्टीप हो जाता है स्लोप। ढाल तीव्र होते ही नदी वापस से अपनी थोड़ी युवा अवस्था में पहुंच जाती है, जिसको पुनर्युग्नित अवस्था कहते हैं, रीजुविनेटेड स्टेज। रीजुविनेटेड स्टेज में जाने के बाद नदी डीपर पार्ट्स में, गहराई में कटाव वापस शुरू कर देती है और उससे जो घाटियां बनती हैं उन्हें कहते हैं पुनर्युग्नित घाटियां। यहाँ पर अब नदी की स्पीड बढ़ चुकी है, यंग स्टेज में पहुंच चुकी है, और यहाँ ये नदी जो कटाव करेगी अब वो
गहराई में कटाव करेगी और गहराई में कटाव करने से जो घाटी बनेगी वो काफी गहरी घाटी बनेगी, गहरी वी आकार की घाटी भी बन सकती है। तो ऐसी गहरी घाटी जो है उसे कहेंगे पुनर्युग्मित घाटी। तो दोनों में देखिए ड्राउंड वैली किस लिए बन रही थी, बेस लेवल के आधार तल के राइज अप होने से, ऊपर उठने से। और पुनर्युग्मित घाटी कैसे बन रही है, बेस लेवल के नीचे चले जाने से, डाउन होने से। तो ये आधार तल के नीचे जाने से बनी है। तो इस तरह से ये पुनर्युग्मित घाटी हो गई। तो ये दोनों तरह की वैलीज आपको समझ में आ गई होगी। बेस लेवल अगर समझ में आ गया तो ये वैलीज भी समझना आसान है। तो अब देखिए हमने डिफरेंट टाइप्स कर लिए हैं वैलीज के। उन डिफरेंट टाइप्स को 6 मेजर बेसिस पे हमने देखा है। विवर्तनिक आधार पर, टेक्टोनिक बेसिस पर हमने देखा सिंक्लाइन वैलीज और रिफ्ट वैलीज, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बेसिस पर रिवराइन और ग्लेशियल वैलीज और ब्लाइंड वैलीज जो लाइमस्टोन स्ट्रेटा में बनती है, चूना पत्थर की चट्टानों में। अनुवांशिक आधार पर कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट ये वाली नदियां, नदी घाटियां। स्टेजेस के बेसिस पर यंग और ये, और संरचना के आधार पर ये वाली घाटियां, और आधार तल के आधार पर अभी अभी जो देखी हमने घाटियां वो। अब हम घाटियां कर चुके हैं, घाटियों के साथ साथ हमने पर्वत, पठार, मैदान वगैरह सारी जो स्थल रूप थे वो हमने किए। अब देखिए विभिन्न जो स्थल रूप हैं पृथ्वी पर, जहां अंतर्जात बल जो होते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से स्थल रूपों का निर्माण होता है। निर्माण, लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, लैंडफॉर्म्स फॉर्म। और उन्हीं लैंडफॉर्म्स को एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं वो उसको काटती हैं, इरोड करती हैं। तो ये इंडोजेनेटिक फोर्सेस से बने हैं लैंडफॉर्म्स, और बहिर्जात बल से, बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण क्या होगा, ये जो लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं ये अपर्दित होंगे, इनका अपक्षय होगा, ये टूटेंगे, कटेंगे, फटेंगे, और वापस से जो है ये जो लैंडफॉर्म ऊपर उठे थे या कोई भी लैंडफॉर्म बना था स्थल रूप, उसको नष्ट करने का काम कौन करते हैं, ये बहिर्जात बल करते हैं। नष्ट करने का काम, डिस्ट्रॉय करने का। तो अर्थ में, पृथ्वी पर ये एक कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है। अंतर्जात बलों की वजह से स्थल आकृतियां, स्थल रूप बनते रहते हैं। बाहर की इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से, अपक्षय, अपरदन आदि के कारण, वेदरिंग इरोजन की वजह से वो लैंडफॉर्म्स वापस जो है वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। पर्वत हमेशा पर्वत नहीं रहेंगे, पर्वत कुछ समय बाद हो सकता है कट के, अपर्दित होके पठार में कन्वर्ट हो जाए। प्लेटो जो है, पठार, वो भी इरोड होके, अपक्षय, वेदरिंग वगैरह के कारण क्या हो सकता है, कट के और मैदान में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे हमने देखा संप्राय मैदान, पेने प्लेन्स, तो पेने प्लेन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और प्लेन्स जो है वो घाटियों में कंटिन्यू कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू चल रहा है। कोई भी लैंडफॉर्म, कोई भी स्थल रूप हमेशा अनिश्चित काल तक एक ही अवस्था में नहीं रहता है, वो धीरे धीरे घिसता है, और घिसने के कारण उस स्थल रूप की जो आकृति है वो बदलती है, उस लैंडफॉर्म का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसीलिए इरोजनल साइकिल जो है वो डिस्ट्रॉय करती है इन लैंडफॉर्म्स को, और टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो होती है, प्लेट विवर्तनिक गतिविधियां आदि, उनकी वजह से स्थल रूप बनते रहते हैं। तो ये बनना बिगड़ना निरंतर चलता आ रहा है पृथ्वी पर, आगे भी चलता रहेगा, और इसी की वजह से पृथ्वी के ऊपर हमें ये विभिन्न स्थलाकृतियां, स्थल रूप देखने को मिलते हैं। पर कोई भी चीज जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहती, हर चीज नश्वर है, उसमें धीरे धीरे चेंजेस आते रहते हैं, लैंडफॉर्म्स में भी चेंजेस आते रहते हैं। तो हमने जितने स्थल रूप करने थे वो स्थल रूप हमने देख लिए। कल की क्लास में, जो कल नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, उसमें हम ग्लेशियर, हिमनद और हिमनद से बनने वाली विभिन्न आकृतियां, स्थलाकृतियां जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो बची कुछ चीजें हैं थोड़ा बहुत देख के फिर आपकी इंडियन ज्योग्राफी वाली क्लास कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, और बाकी चीजें जो हैं, अच्छा क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, जो भी वैल्यूज हैं वो छोटी छोटी क्वेश्चंस बन सकते हैं, 2 मार्क्स में, 5 नंबर में, या फिर आपको सभी प्रकार की घाटियां आपको
10 नंबर में पूछी जा सकती हैं। ये वैलीज अगर समझ ली तो कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम वाला जो पार्ट है अपवाह तंत्र वाला, उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर्स जो है, जैसे सुपर इम्पोज रिवर कौन सी होती है, कॉन्सिक्वेंट रिवर कौन सी होती है, वो भी समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा इसके साथ। चलिए, थैंक यू।